14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत ने अपना चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। भारत के चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिट तक पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे, तो वहीं नासा लूनर ऑर्बिट तक सिर्फ 3 दिन में ही पहुंच जाता है। ऐसा क्यों है कि लूनर ऑर्बिट तक पहुंचने में इसरो को 40 दिन और नासा को सिर्फ 3 दिन लगते हैं? क्यों नासा ने इसरो को बर्बाद करने की साजिश रची? क्यों भारत सरकार ने भी नासा के इस काम में साथ दिया? वो कौन से कारण है जिसके चलते इसरो नासा से इतना पीछे है? इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन्हीं सभी सवालों के जवाब, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, किसी जमाने में बैलगाड़ी से अपने सैटेलाइट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला इसरो आज दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में शामिल है। इसरो के पास मन लगाकर काम करने वाले क्रिएटिव साइंटिस्ट की फौज है जो इम्पॉसिबल से लगने वाले टास्क को भी इजीली अचीव कर लेते हैं। फिर चाहे एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करना हो, या फिर लूनर सरफेस पर पानी की खोज करना हो, या फिर पहले ही अटेम्प्ट में अपने सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करना हो। नासा इंडियन साइंटिस्ट की पोटेंशियल पावर को बहुत अच्छे से जानता है, और यही कारण है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी को भी इसरो का डेटा चुराना पड़ता है। जी हाँ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी इसरो का डेटा चुरा लिया था। दरअसल हुआ ये कि चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर में अमेरिका का मून माइनरोलॉजी मैपर पेलोड लगा हुआ था, जो मून ऑर्बिट से ही मून सरफेस की मैपिंग कर रहा था, जबकि भारत के पास इससे एडवांस एडवांटेज था मून इम्पैक्ट प्रो, जो सीधे लूनर सरफेस से जाकर सबूत इकट्ठा करने वाला था। जब मून इम्पैक्ट प्रो ने लूनर सरफेस से पानी से जुड़े डेटा को चंद्रयान-2 को भेजा, तो उसी समय नासा ने मून माइनरोलॉजी मैपर की हेल्प से इसरो के सर्वर से उस डेटा को चुरा लिया और अपने साइंटिस्टों की बड़ी टीम की हेल्प से डेटा को फास्टली एनालाइज करवाकर अनाउंस कर दिया कि उन्होंने मून सरफेस और पानी के सबूत ढूंढ निकाले हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात को अच्छे से जानती है कि लूनर सरफेस पर पानी की खोज नासा ने नहीं बल्कि इसरो ने की थी। देखा जाए तो आज की डेट में नासा के कंपैरिजन में इसरो बहुत ही पीछे है, क्योंकि नासा के कंपैरिजन में इसरो के पास बजट भी बहुत ही कम है। यही कारण है कि चंद्रयान-2 मिशन के दौरान लैंडर की टेस्टिंग करने के लिए इसरो के पास अमेरिका से लूनर सॉइल खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। इसलिए इसरो ने जुगाड़ से ही फेक मून सरफेस को बनाने का फैसला किया। इसके लिए तमिलनाडु से एंथ्रासाइट रॉक मंगवाई गई, जो लूनर रॉक्स की तरह तो नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ हद तक सिमिलरिटी जरूर थी। एंथ्रासाइट रॉक से तैयार फेक लूनर सरफेस पर किए गए एक्सपेरिमेंट से इसरो ने अपने रोवर के डिजाइन में कुछ बदलाव किए। जहां पहले इसरो ओनली 4 व्हील्स की हेल्प से ही लूनर सरफेस पर रोवर को उतारने वाला था, तो वहीं टेस्टिंग के बाद रोवर में 6 पहिए लगाए गए ताकि रोवर सेफली लूनर सरफेस पर वॉक कर सके। इस तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बेस पर इसरो साइंटिस्ट बहुत ही कम बजट में अपने स्पेस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं। दुनिया भर में स्पेस मिशन की शुरुआत तब हुई जब सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग से यूएसएसआर और अमेरिका में कौन सबसे बेस्ट है, इसकी होड़ मच गई, और जवाब में अमेरिका ने 1 फरवरी 1958 को नासा की स्थापना की। इस स्थापना के बाद से नासा ने 1958 से लेकर 1963 तक मर्क्यूरी प्रोजेक्ट चलाया। इस मिशन का टारगेट स्पेस में इंसान को पहुंचाना था। इस मिशन पर अमेरिकी सरकार ने करीब $2.57 मिलियन खर्च किए, तो वहीं नासा ने एस्टैब्लिश होने के मात्र 11 ईयर्स में अपोलो 11 से मून के लिए सक्सेसफुली मानव मिशन को एग्जीक्यूट कर लिया था। इस मिशन के दौरान 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने लूनर सरफेस पर लैंड किया और लूनर सरफेस पर वॉक भी किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1962 में हुई थी, और 21 नवंबर 1963 में थुम्बा से भारत ने अपने पहले रॉकेट नाइक अपाचे को लॉन्च किया। इस रॉकेट को अमेरिका से खरीदा गया था। लॉन्चिंग के लिए थुम्बा में एक चर्च को इसरो का ऑफिस बनाया गया और यहीं से मिशन को लॉन्च किया गया। आज इस चर्च को स्पेस म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसरो ने अपने पहले रॉकेट लॉन्च के पार्ट्स को थुम्बा के लॉन्चिंग पैड तक लाने के लिए साइकिल को काम में लिया था। यदि नासा और इसरो का आपस में कंपेयर करें तो इस हिसाब से इसरो को भी 11 साल बाद ही यानी 1973 तक अपने पहले मानव मिशन को लॉन्च कर देना चाहिए था, लेकिन भारत अभी तक स्पेस में कोई मानव मिशन लॉन्च नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों है कि भारत आज तक मानव मिशन लॉन्च ही नहीं कर पाया? इसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें से पहला कारण है बजट की कमी। इसरो और नासा के बजट में दिन रात का अंतर है, और यह अंतर नासा के प्रोजेक्ट के खर्च में साफ साफ दिखाई देता है। नासा ने अपने अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब $20 बिलियन फूंक डाले, तो भारत ने अपने पहले चंद्रयान मिशन के लिए सिर्फ 386 करोड़ रुपए यानी करीब $52 बिलियन ही खर्च किए।
यदि इसे नासा के अपोलो मिशन के साथ कंपेयर किया जाए तो नासा के बजट में भारत 5 से भी ज्यादा चंद्रयान मिशन लॉन्च करता है। चंद्रयान प्रथम का बजट तो हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मैन चेस्ट जैसी हॉलीवुड मूवी का बजट करीब $450 मिलियन है, यानी एक मूवी के बजट में भारत 9 चंद्रयान मिशन लॉन्च कर सकता है। इसरो इस तरह के कारनामे इसलिए कर पाता है क्योंकि इसरो को कम बजट में ही अपने सपनों को उड़ान देनी होती है। बजट की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण ही भारत ने अपने चंद्र अभियान के लिए पहले लॉन्चिंग 22 अक्टूबर 2008 में की थी, यानी इसरो के स्टैब्लिश होने के करीब 46 साल बाद। तब तक नासा इसरो से कई गुना आगे निकल चुका था। ऐसे ही भारत ने चंद्रयान 2 पर करीब 850 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वही चंद्रयान मिशन 3 पर करीब 615 करोड़ रुपए खर्च किए। इसरो के ये मिशन हॉलीवुड मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम से भी सस्ते हैं, जिन्हें बनाने में हॉलीवुड को करीब $1000 मिलियन खर्च करने पड़े थे। भले ही इसरो के पास बजट की कमी रही हो, लेकिन फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने सपनों के रास्ते में कम बजट को कभी आड़े ही नहीं आने दिया। और यही कारण है कि जहां अमेरिका को मार्स मिशन के लिए करीब $716.6 मिलियन खर्च करना पड़ा, तो भारत ने इस मिशन को सिर्फ $76 मिलियन यानी करीब 450 करोड़ रुपए में ही कंप्लीट कर लिया। यही नहीं, बल्कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिटर में अपने सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया। बजट की बहुत ज्यादा कमी के चलते भारत ने अपने बहुत से मिशन पोस्टपोन कर दिए। ये ऐसे मिशन थे जो भारत को नासा से आगे लेकर जा सकते थे, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने के लिए गगनयान, जिसे आज से करीब 20 साल पहले लॉन्च किया जाना था और उस समय इसकी कॉस्ट 600 करोड़ रुपए थी। लेकिन आज उसी मिशन के लिए भारत सरकार ने इसरो को करीब 10,000 करोड़ का बजट दिया है। ऐसे ही कुछ और मिशन भी थे, जैसे कि मार्स पर लैंडिंग के लिए मार्स लैंडर मिशन, वीनस को अच्छे से स्टडी करने के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन और अंतरिक्ष में इसरो का स्पेस स्टेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिशन भारत के ऐसे मिशन थे जिनकी प्लानिंग आज से करीब 20 से 30 साल पहले ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन बजट की कमी के चलते ये मिशन आज तक लॉन्च ही नहीं हो पाए। उस दौर में देखा जाए तो भारतीय फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। यदि इसरो को इस तरह से भारी भरकम बजट दिए जाते तो देश की इकोनॉमी चरमरा जाती। 1980 के उस दौर में देश के पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पूरी तरह से घाटे में चल रहे थे, तो वहीं 1970 से 1980 के दशक में भारत में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा, जिसके कारण चारों तरफ भुखमरी फैली हुई थी। एक्सपोर्ट ना के बराबर था, तो वहीं इंपोर्ट इतना ज्यादा हो रहा था कि भारत धीरे धीरे कर्ज के नीचे दबता जा रहा था। ऐसे में सरकार ने इसरो को बजट मुहैया करवाने की बजाय यूनियन बजट का अधिकतर हिस्सा एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री को दे दिया, जिसके बाद देश में व्हाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और भारत विकास की पटरी पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने में ही हमें करीब 10 साल लग गए थे। यदि इसरो को नासा की तरह भारी भरकम बजट दिया जाता तो देश की स्थिति कैसी होती, इसका अंदाजा आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। भले ही इसरो के पास बजट कम था, लेकिन इसी कम बजट ने इसरो क्या है और इसरो क्या कर सकता है, यह पूरी दुनिया को बता दिया। नासा के पास स्पेस मिशन के लिए बजट की कोई कमी नहीं हो, इसलिए नासा के वैज्ञानिकों को कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी काम में लेनी ही नहीं पड़ती। जबकि इसरो के पास बजट की कमी होने के कारण इसरो साइंटिस्ट इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे कम से कम बजट में जबरदस्त अचीवमेंट हासिल की जाए। यही कारण है कि मार्स तक जाने के लिए नासा सीधा रास्ता इस्तेमाल करता है, तो वहीं भारत अपने सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर तक पहुंचाने के लिए EBNS टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिसमें पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते सैटेलाइट के ऑर्बिटर को हर बार बढ़ाया जाता है, जिससे कम खर्च में इंटरप्लैनेटरी मिशन को कंप्लीट किया जा सके। इस प्रोसेस में ऑर्बिटर के थ्रस्टर को तभी चलाया जाता है जब ऑर्बिटर के ऑर्बिट को राइज करना हो। इस प्रोसेस में बहुत ही कम फ्यूल यूज होता है, जिससे मिशन को कम फ्यूल, छोटे रॉकेट और कम बजट में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। भले ही यह तरीका थोड़ा सस्ता हो, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। यही कारण है कि नासा को लूनर सरफेस तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है, तो वहीं भारत को करीब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। अब सवाल ये आता है कि यदि इसरो को चंद्रयान 3 के लिए 1000-2000 करोड़ का बजट दे दिया जाता, तो क्या चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में सिर्फ 3 दिन के अंदर पहुंच जाता? इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए ऐसे पावरफुल रॉकेट चाहिए जो इतना फ्यूल कैरी कर सके कि जिससे इजीली लूनर सरफेस तक पहुंचा जा सके। इनफैक्ट भारत के पास ऐसे पावरफुल रॉकेट नहीं है। ऐसे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विड फ्यूल वाले क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन गैस के फ्यूल पर काम करते हैं।
भारत स्पेस के रेस में अपनों के धोखे और अमेरिका के चाल का ऐसा शिकार बना कि जिस क्रायोजेनिक इंजन को साल 1994 में लगभग डेवलप कर लिया गया था, उसे पूरी तरह से डेवलप करने में करीब 20 साल का वक्त और लग गया। शुरुआत में इसरो ने बड़े स्पेस मिशन कंप्लीट करने के लिए देश में ही क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने की प्लानिंग तैयार कर ली थी, लेकिन बजट और रिसोर्सेज की कमी के चलते देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। इस कारण से भारत ने क्रायोजेनिक इंजन दूसरे देशों से खरीदने का फैसला किया। भारत ने फ्रांस और अमेरिका से बात की, लेकिन दोनों ही देशों ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। लेकिन सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी ग्लावकोस्मोस भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए तैयार हो गई। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। उसे खुद के कंपटीशन में एक ऐसे देश को खड़ा नहीं करना था जिसके साइंटिस्ट की पोटेंशियल पावर जबरदस्त हो। इसलिए अमेरिका ने MTCR ट्रीटी के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसरो और ग्लावकोस्मोस पर बैन लगा दिया। अमेरिका का कहना था कि USSR ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने की डील साइन करके MTCR ट्रीटी के उस पॉइंट का उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया है कि युद्ध में काम आने वाली मिसाइलों और उनकी टेक्नोलॉजी को सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ ही शेयर किया जा सकता है, जबकि इसे नॉन वेस्टर्न कंट्री के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जा सकता। अमेरिका के बैन के चलते 1 साल के बाद ग्लावकोस्मोस ने भी भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। इस डील के कैंसिल होते ही अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन उसे अभी भी इस बात का डर सता रहा था कि कहीं भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर ले, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जो चीज भारतीय वैज्ञानिकों को दुनिया देने से मना कर देती है, उसे भारतीय वैज्ञानिक बड़ी ही तेजी से डेवलप कर लेते हैं। जब रूस ने इंजन देने से मना कर दिया तो इसरो के एक वैज्ञानिक नाम्बी नारायण ने देश में ही क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने की ठानी। यह वह दौर था जब भारत में रॉकेट सॉलिड फ्यूल पर चलते थे और उस दौर में नाम्बी नारायण लिक्विड फ्यूल पर इंडिया की स्पेस मिशन को रॉकेट की स्पीड से आगे ले जाना चाहते थे। नाम्बी ने लगभग क्रायोजेनिक इंजन बना ही लिया था कि अचानक से अमेरिका ने नाम्बी नारायण पर आरोप लगा दिए कि उन्होंने पाकिस्तान को स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारियां लीक की हैं। सीधे तौर पर अमेरिका ने नाम्बी नारायण को एक पाकिस्तानी जासूस घोषित कर दिया। 30 नवंबर 1994 को नाम्बी नारायण को केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। माना जाता है कि अमेरिका के इशारों पर यह कार्रवाई की गई थी। नाम्बी नारायण के एक सहयोगी ने पुलिस को बयान दिया कि नाम्बी नारायण ने क्रायोजेनिक इंजन से जुड़ी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की है। नाम्बी नारायण ने ऐसा ही किया है। इसके लिए पुलिस ने 2 गवाह भी तैयार कर लिए। नाम्बी के खिलाफ मालदीव की 2 महिलाओं मरियम रशीदा और फौजिया हसन ने बयान दिए, जिससे तय हो गया कि नाम्बी नारायण सच में एक पाकिस्तानी जासूस है। लेकिन यह सब केरल पुलिस के द्वारा अमेरिका के इशारों पर एग्जीक्यूट किया गया प्लान था। कोर्ट में दिए अपने बयान में नाम्बी नारायण ने कहा कि IB के 2 अधिकारियों ने उन्हें इसलिए टॉर्चर किया ताकि वह लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के डायरेक्टर AE मुथुनायगम का नाम ले सके, ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके क्रायोजेनिक इंजन बनाने के मिशन को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। AE मुथुनायगम उसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे जिसमें नाम्बी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए अपनी रिसर्च कर रहे थे। जब टॉर्चर करने पर भी नाम्बी नारायण ने IB अधिकारियों की बात नहीं मानी तो उन्हें तब तक पीटा गया जब तक कि वे घायल होकर नीचे नहीं गिर गए। जब नाम्बी नारायण घायल हो गए तब भी पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया। नाम्बी नारायण पर कार्यवाही में पुलिस और IB के अधिकारियों की मिलीभगत इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं केरल सरकार अमेरिका के इशारों पर नाच रहे थे। नाम्बी नारायण को करीब 50 दिन जेल में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद नाम्बी नारायण पर इसरो में काम करने पर बैन लगा दिया गया और उन पर CBI जांच बैठा दी गई। 1996 में CBI ने यह कहते हुए केस की क्लोजर रिपोर्ट पेश की कि कोई जासूसी नहीं हुई थी, बल्कि यह नाम्बी नारायण को फंसाने की एक साजिश थी। जिन महिलाओं ने नाम्बी के खिलाफ गवाही दी थी, पुलिस ने उन्हें टॉर्चर करते हुए नाम्बी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया था, जबकि वे कभी नाम्बी से मिली ही नहीं थी। 14 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी नारायण को जासूसी केस में क्लीन चिट दे दी, तो वहीं भारत सरकार ने उन्हें उसी वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। अमेरिका की साजिश ने नाम्बी नारायण के कैरियर को बर्बाद कर दिया, तो वहीं क्रायोजेनिक इंजन के विकास के मामले में भारत करीब 20 साल पीछे चला गया। बिना क्रायोजेनिक इंजन के ऐसे रॉकेट बना पाना संभव नहीं है जो लूनर सरफेस और मार्स सरफेस तक पहुंच सके। यदि भारत के साथ यह साजिश नहीं हुई होती तो आज देश लूनर सरफेस के लिए सक्सेसफुली मैन मिशन एग्जीक्यूट कर चुका होता। इतनी साजिशों के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और फाइनली साल 2014 में इसरो ने अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। लेकिन अभी यह इंजन अपने फर्स्ट स्टेज में ही है, इसे और अभी डेवलप किया जाना बाकी है। अब एक बार ये मान लिया जाए
कि भारत सरकार ने इसरो को शुरू से ही नासा की तरह भारी भरकम बजट दिया होता तो क्या आज इसरो नासा की जगह ले पाता? इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी फील्ड में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आपके सामने कॉम्पिटिटर होना चाहिए। भारत के मामले में ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, जबकि नासा के सामने उसका जबरदस्त कॉम्पिटिटर यूएसएसआर मौजूद था। किसी समय एक साथ रहे यूएस और यूएसएसआर के बीच अब एक दूसरे से बेटर बनने की एक होड़ शुरू हुई थी, जिसे दुनिया कोल्ड वॉर के नाम से जानती है। इस दौर में अमेरिका हर उस हद तक जाने के लिए तैयार था जिससे वह सोवियत संघ को पीछे छोड़ सके। तो वहीं अमेरिकी नेताओं का सिर्फ एक ही मोटो था, कैसे भी करके अमेरिका को हर फील्ड में एक सुपर पावर देश बनाया जाए। यही कारण है कि जिस स्पेस रेस की शुरुआत यूएसएसआर ने की थी, उस रेस को नासा ने खत्म किया। यूएसएसआर ने साल 1957 में मात्र एक महीने में स्पुतनिक फर्स्ट और स्पुतनिक 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, जिससे अमेरिका को लगा कि पूरी दुनिया पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए अमेरिका 1958 में नासा की स्थापना कर दी और अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर फर्स्ट को लॉन्च कर दिया। 1961 में यूएसएसआर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए स्पेस में पहले इंसान यूरी गैगरिन को भेजा। इसके जवाब में नासा ने 1962 में एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन को स्पेस में भेजा और यूएसएसआर से एक कदम आगे बढ़ते हुए उसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगवाकर यूएसएसआर को चुनौती दे डाली। इसके जवाब में यूएसएसआर ने वैलेंटिना टेरेस्कोवा को स्पेस में भेजा और फर्स्ट वीमन इन स्पेस का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद नासा ने 1969 में पहली बार लूनर सरफेस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को लैंड करवाया। तब जाकर पूरी दुनिया में नासा की धाक जम पाई और इसके बाद यूएसएसआर टूट गया और कोल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया। देखा जाए तो अमेरिका के सामने उसका कॉम्पिटिटर था, लेकिन भारत को ऐसा कॉम्पिटिटर मिलता भी नहीं। यदि इसरो को इतना बजट मिलता तो संभावना है कि इसरो इतना क्रिएटिव नहीं हो पाता, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसरो बजट मिलने के बाद आज की तरह क्रिएटिव बन पाता या नहीं? अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।